2035 में हर्मीज दल एक 3100 दिन अभियान के लिए मंगल पर पहुंचता है। दिन 18 को वे एसिडालिया प्लेनेटिया की खोज करते हैं और वनस्पति वैज्ञानिक मार्क रासायनिक विश्लेषण के लिए नमूने इकट्ठा करते हैं। उसी समय सिस्टम ऑपरेटर बेथ को कंप्यूटर से धूल भरी आंधी की चेतावनी मिलती है और वह दल को हैब नामक सतह आवास पर वापस आने के लिए कहती है। बादलों को आते हुए देखते समय मार्क और रसायन शास्त्री एलेक्स कहते हैं कि उन्हें इंतजार करना चाहिए, लेकिन कमांडर मेलिसा भविष्यवाणी करती है कि यह बहुत विनाशकारी होगा, इसलिए वह सभी को खाली करने का आदेश देती है। जैसे ही सभी ने अपने सूट पहन लिए, वे हैब का दरवाजा खोलते हैं और तुरंत धूल भरी आंधी से टकरा जाते हैं। वे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और मार्क दरवाजा बंद करने के लिए लाइन के अंत में रहता है। तूफान उनकी मार्स एसेंट व्हीकल या एमएवी को जल्दी ही पलट सकता है, इसलिए उन्हें जल्दी करना होगा। हालांकि मार्क सोचता है कि वे रोवर में केबल का उपयोग करके इसे लंगर डाल सकते हैं। अचानक सैटेलाइट डिश उड़ जाती है और सबको उससे बचने के लिए झुकना पड़ता है। हालांकि मार्क उतनी तेजी से नहीं झुक पाता और डिश उसे लग जाती है। जैसे ही मार्क अंधेरे में उड़ता है, कंप्यूटर को एक सूट में छेद की चेतावनी मिल जाती है। वे स्कैनर पर उसे नहीं ढूंढ पा रहे हैं और उसके जीवन संकेत भी नहीं पकड़ पा रहे हैं। मेलिसा बाकी दल को एमएवी की ओर भेज देती है, जबकि वह थोड़ी देर और खोज जारी रखती है। सर्जन क्रिस यह बताता है कि सूट के टूटने के कारण मार्क अब तक मर चुका होगा और साथ ही तूफान एमएवी को भी हिला रहा है। मेलिसा के पास अपनी टीम में शामिल होने और प्रक्षेपण को अनुमोदित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। एमएवी मंगल ग्रह छोड़ देता है, जबकि टीम अपने खोए हुए दोस्त के लिए शोक करती है। इस बीच नासा के प्रशासक टेडी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह घोषणा करने के लिए प्रकट होते हैं कि मंगल टीम एक एस्ट्रोनॉट के बिना वापस आ रही है। हालांकि मंगल पर तूफान आखिरकार खत्म हो गया है और मार्क तब जागता है जब उसका सूट उसे चेतावनी देता है कि उसका ऑक्सीजन स्तर गंभीर है। उपग्रह से तार के माध्यम से जुड़ा एक धातु का टुकड़ा उसके सूट में छेद कर गया है, लेकिन उसने छेद को ढक भी रखा है, जिससे समझ आता है कि वह जीवित क्यों है। तार को काटने के बाद मार्क जल्दी से हैब की ओर भागता है और दर्द के साथ धातु की छड़ को हटाता है। हालांकि एक टुकड़ा अभी भी अंदर है। वह उस टुकड़े को हटाने के लिए चिमटी का उपयोग करता है और फिर घाव को बंद करता है। इसके बाद वह कंप्यूटर में लॉगिन करता है और एक वीडियो लॉग शुरू करता है ताकि वह जो हुआ उसकी जानकारी रिकॉर्ड कर सके यदि वह बच नहीं पाता है। क्योंकि एंटेना टूट गया है, उसके पास नासा से संपर्क करने का कोई तरीका नहीं है और अगला मानव मिशन 4 साल में मंगल पर आएगा, लेकिन उसे नहीं लगता कि वह तब तक जीवित रह सकेगा। जबकि बाहर एक और तूफान दिखाई देता है। मार्क दिन का अधिकांश समय आराम करता है, लेकिन अंततः वह बोर हो जाता है। वह आवास को साफ करना शुरू करता है और अपने मित्रों की चीजों को लेबल किए हुए डिब्बों में रखता है। उनकी सारी तस्वीरें देखकर वह फैसला करता है कि वह वहां नहीं मरेगा। सुबह में वह सभी खाने की चीजें व्यवस्थित करता है, जिसमें थैंक्सगिविंग के लिए बचाया हुआ खाना भी शामिल है, जिसमें कुछ आलू हैं जो उसे एक विचार देते हैं। एक वनस्पति शास्त्री के रूप में अपनी प्रशिक्षण का उपयोग करते हुए मार्क ने मंगल ग्रह की मिट्टी और क्रू के बाथरूम के कचरे को उर्वरक के रूप में उपयोग करके हैब के अंदर एक ग्रीन हाउस बनाने पर काम शुरू किया। वह सभी आलू लगाता है, लेकिन उनके बढ़ने के लिए बहुत पानी की जरूरत होगी। सौभाग्य से उसके पास उन औजारों और हिस्सों का इंतजाम है जिनसे वह बचा हुआ रॉकेट ईंधन जलाकर उसे पानी में बदलने वाला उपकरण बना सकता है। पहली बार जब वह इसे चालू करता है तो मशीन में आग लग जाती है, इसलिए मार्क को फिर से कोशिश करने से पहले अपनी गणना को ठीक करना होता है, जबकि वह सुरक्षात्मक गियर पहनता है। इस बार यह ठीक से काम करता है और अब उसके पास अपने लिए और अपने बगीचे के लिए पानी है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, मार्क कठिन परिश्रम करता रहता है और सब कुछ रोजाना वीडियो लॉग में रिकॉर्ड करता है। वह बगीचे का ध्यान रखता है और बाहर के सोलर पैनल का रखरखाव करता है। दिन 54 पर वह यह देखकर खुश होता है कि पौधे वास्तव में उग रहे हैं। पृथ्वी पर मंगल अभियानों के निदेशक विंसेंट टेडी से कहते हैं कि उन्हें 4 साल इंतजार करने के बजाय पहले से ही एक नया यात्रा सत्र आयोजित करना चाहिए, क्योंकि पिछला पूरा नहीं हुआ था। टेडी असहमत है, कहते हैं कि अगर वे अभी एक जहाज भेजते हैं तो वे मार्क के शरीर को प्रदर्शित करेंगे और जनता को यह पसंद नहीं आएगा। हालांकि विंसेंट ध्यान दिलाते हैं कि अगर वे मिशन को परिवार के लिए शरीर को वापस लाने के रूप में पेश करते हैं तो वे इसका फायदा उठा सकते हैं। कुछ मिनट बाद टेक्सास स्पेस सेंटर में एक ऑपरेटर को विंसेंट से एक संदेश मिलता है, जिसमें उसे मंगल पर कुछ विशेष समन्वय खोजने के लिए कहा जाता है। वह उपग्रह का उपयोग करके क्षेत्र की जांच करती है और यह देखकर चौंक जाती है कि हैब में परिवर्तन हुए हैं। एक आपातकालीन कॉल के बाद टेडी, विंसेंट और मीडिया निदेशक एनी इसे अपनी आंखों से देखने के लिए तुरंत स्पेस सेंटर पहुंचते हैं। वे निष्कर्ष निकालते हैं कि मार्क जीवित है और इस पर बहस शुरू करते हैं कि कैसे आगे बढ़ा जाए, क्योंकि आम जनता यह सुनकर अच्छी प्रतिक्रिया नहीं देगी कि उन्होंने एक अंतरिक्ष यात्री को पीछे छोड़ दिया और दल को संभवतः दोषी महसूस होगा। टेडी सोचते हैं कि मार्क बिना खाने के जीवित नहीं रहेंगे और विंसेंट मार्क की मानसिक स्थिति को लेकर चिंतित है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके साथियों ने उन्हें छोड़ दिया होगा। अगले दिन टेडी एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई देते हैं और घोषणा करते हैं कि मार्क जीवित है, लेकिन उनके पास अधिक जानकारी न होने के कारण वह कोई सवालों का जवाब नहीं दे सकते। क्रू को इनमें से किसी भी बात की जानकारी अभी तक नहीं है। दिन 70 पर मार्क ये निष्कर्ष निकालते हैं कि उन्हें लंबी अवधि के बारे में सोचना शुरू करना होगा। जो टीम 4 वर्षों में पहुंचेगी वह उसके रहने के स्थान से 3200 किलोमीटर दूर उतरेगी, इसलिए उसे वहां पहुंचने का रास्ता ढूंढना होगा। पहला समस्या यह है कि केवल एक काम करने वाला रोवर है जो अधिकतम 35 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, इससे पहले कि उसे रिचार्ज करना पड़े। दूसरी समस्या यह है कि यात्रा को पूरा करने में 50 दिन लगेंगे, इसलिए उसे न्यूनतम जीवन समर्थन के साथ रोवर में रहना होगा। तूफान से नष्ट हुए रोवर से टुकड़े लेकर मार्क काम करने वाले रोवर की बैटरी जीवन को दोगुना कर लेता है। वह रात के बीच में एक परीक्षण दौड़ करता है और देखता है कि कितनी ठंड हो जाती है, लेकिन हीटर चालू करने से बैटरी की बहुत ज्यादा खपत हो जाएगी। जब वह हैब में वापस आता है तो वह निष्कर्ष निकालता है कि उसे रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर को खोदकर निकालना होगा, जो एक खतरनाक कार्य है क्योंकि यह प्लूटोनियम से भरा हुआ है। सावधानी से काम करके वह जनरेटर को बिना किसी दुर्घटना के हासिल कर लेता है और उसे रोवर से जोड़ देता है। पृथ्वी पर विंसेंट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह समझाने के लिए उपस्थित होते हैं कि मार्क की गतिविधियों पर उपग्रह की फुटेज सार्वजनिक हो गई है। वह बताते हैं कि मार्क संभवतः लैंडिंग साइट पर जाना चाहता है, लेकिन अगर नासा उससे संपर्क कर सकता तो वे उसे बचाने तक इंतजार करने के लिए कहते। बाद में टेडी उसे कैमरे पर ऐसा कहने के लिए डांटते हैं, क्योंकि अभी तक यह नहीं पता है कि मार्क को बचाना संभव है या नहीं। वह एक सप्लाई प्रोब को भी मंगल भेजना चाहता है, इसलिए टीम उसे बताती है कि इसे बनाना और भेजना 9 महीने लगेगा। टेडी हर किसी को ओवरटाइम काम करने का आदेश देता है ताकि इसे 3 में पूरा कर सके।
फ्लाइट डायरेक्टर मिच जोर देते हैं कि उन्हें मिशन क्रू को इसके बारे में बताना चाहिए, लेकिन टेडी मना कर देता है जब तक कि वे यह सुनिश्चित नहीं कर लेते कि मार्क को बचाया जा सकता है। दिन 69 पर मार्क आखिरकार अपने गार्डन से उगाए हुए आलू प्राप्त करता है। वह छोटे वाले को फिर से लगाता है और बड़े वाले को अपने भोजन के लिए बचा लेता है। फिर वह नक्शा देखता है जबकि संचार समस्या को हल करने का तरीका सोचने की कोशिश करता है और अंततः उसे एक विचार आता है। वह रोवर पर चढ़ता है और थोड़ी देर तक एक दिशा में ड्राइव करता है, जिससे विंसेंट पहले तो भ्रमित हो जाता है। हालांकि वह भी तब उत्साहित हो जाता है जब वह नक्शा देखता है और समझ जाता है कि मार्क कहाँ जा रहा है। कुछ क्षण बाद मार्क रेत में खुदाई कर रहा है ताकि उस पाथफाइंडर प्रोब को निकाल सके जो 1997 में खामोश हो गया था। वह इसे रोवर पर रखता है और इसे वापस हैब में मरम्मत के लिए ले जाता है। इसी समय विंसेंट इंजीनियरिंग टीम से मिलने के लिए दौड़ता है और पाथफाइंडर की प्रतिकृति लाता है ताकि वे एक कनेक्शन प्रोग्राम कर सकें। अंततः दोनों पाथफाइंडर संपर्क में आते हैं और पृथ्वी पर टीम को मंगल से चित्र प्राप्त होते हैं। मार्क जल्दी से एक संकेत लगाने के लिए दौड़ता है, पूछता है कि क्या वे उसे देख सकते हैं, और 2 और संकेत लगाता है जिन पर लिखा है हाँ और नहीं। टीम कैमरा हाँ की ओर इंगित करने के लिए घुमाती है और मार्क खुशी मनाता है। अब उसे केवल एक कैमरा और संकेतों के साथ जटिल विज्ञान वार्तालाप करने का तरीका निकालना है। वह बेथ के कंप्यूटर को पकड़ता है और अल्फान्यूमेरिक इकाइयों वाला एक चार्ट पाता है जिसे वह संकेतों का उपयोग करके पाथफाइंडर के चारों ओर सेट करता है। नासा के इंजीनियर जल्दी ही समझ जाते हैं कि वह क्या कर रहा है और अपनी प्रयोगशाला में प्रक्रिया को दोहराते हैं। एक बार सब कुछ तैयार होने के बाद दोनों पक्ष एक दूसरे को संदेश भेजना शुरू कर सकते हैं। मार्क उन्हें बताता है कि वह कैसे बचा और सुनिश्चित करता है कि यह क्रू की गलती नहीं थी। फिर नासा उसे निर्देश भेजता है कि कैसे रोवर को हैक करके उसकी प्रसारण फ्रीक्वेंसी संशोधित करे ताकि वह पाथफाइंडर से बात कर सके। मार्क निर्देशों का ठीक ठीक पालन करता है और जल्द ही विंसेंट से एक संदेश प्राप्त करता है जिसमें बताया गया है कि वे उसे देख रहे हैं और पूरी दुनिया उसके लिए प्रार्थना कर रही है। वह वादा करता है कि वे बचाव योजनाओं पर काम कर रहे हैं और उसे खिलाने के लिए एक आपूर्ति मिशन भेजेंगे। जब मार्क अपने दल के बारे में पूछता है तो विंसेंट को समझाना पड़ता है कि उन्होंने अभी तक दल को नहीं बताया कि वह जीवित है, क्योंकि उन्हें अपनी वापसी उड़ान पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। मार्क इस बारे में खुश नहीं है और वैश्विक प्रसारण को खराब करने के लिए बहुत सारे गालियां भेजने लगता है। टेडी को उच्च अधिकारियों से बात करनी है और उन्हें यह यकीन दिलाना है कि मार्क ने ऐसा केवल तनाव के कारण किया, लेकिन मिच उसे विंसेंट के पीठ पीछे जाकर क्रू से संपर्क करने के लिए मना लेता है। मार्च छोड़े 4 महीने हो गए हैं और टीम को उनके लिए एक वीडियो संदेश मिलता है जो उनके लिए आश्चर्य की बात है। अंतरिक्ष यात्री स्क्रीन के चारों ओर जमा होते हैं और मिच का वीडियो देखते हैं जो बड़ी खबर देता है। जैसा कि भविष्यवाणी की गई थी, हर कोई मार्क को पीछे छोड़ जाने के लिए दोषी महसूस करता है। दिन 128 पर मार्क अपने लॉग में साझा करता है कि नासा सबसे छोटी चीजों पर अपडेट मांगता रहता है और अब वे उसकी फसलों को भी सूक्ष्म प्रबंधन करना चाहते हैं, जैसे कि उसे नहीं पता कि वह क्या कर रहा है। उसे बहुत सारे ईमेल मिले हैं जिनमें से एक राष्ट्रपति का और दूसरा उसकी विश्वविद्यालय से है। उन्होंने कहा कि एक बार जब आप कहीं फसल उगाते हैं तो आपने उसे आधिकारिक रूप से उपनिवेशित कर लिया है, इसलिए मार्क घोषणा करता है कि उसने मंगल ग्रह को उपनिवेशित कर लिया है। अगली प्रसारण के दौरान नासा मार्क से एक तस्वीर के लिए पोज देने को कहता है और एनी गुस्सा हो जाती है क्योंकि वह कुछ मजाकिया करने की कोशिश करता है बजाय कि प्रेस के लिए कुछ शोभनीय करने के। टेडी उसे इसे पोस्ट करने के लिए कहता है, साथ ही 9 महीने के भीतर उसे सामान भेजने की घोषणा के साथ भोजन तब तक के लिए पर्याप्त होना चाहिए, लेकिन टेडी को चिंता है कि कुछ गलत हो सकता है। एक रात मार्क बाहर थोड़ी मरम्मत का काम खत्म करता है और वापस हैब में जाता है। हालांकि वहां एक खराबी हो जाती है और दबाव से दीवार में एक छेद बन जाता है। अचानक एक छोटा विस्फोट होता है और एयरलॉक उड़ जाता है। थोड़ी देर तक घूमता है जब तक कि यह क्रैश नहीं हो जाता। मार्क इस घटना से बच जाता है, लेकिन उसके सूट में एक दरार हो जाती है और उसकी ऑक्सीजन कम हो रही है। वह सारे दरारों को टेप से ढकता है और सूट को समय पर वापस सील कर देता है। फिर मार्क हैब में लौटता है और पाता है कि विस्फोट से उसकी सभी पौधों जल गए हैं। यह देख वह उदास हो जाता है। कुछ सामान लेने के बाद वह रात बिताने के लिए रोवर में जाता है, जहां वह गुस्से में चिल्लाता है और फिर धरती पर संदेश भेजता है। नासा में विंसेंट दूसरों को जानकारी देता है कि बचा हुआ खाना मार्क को लगभग 200 दिन तक चल पाएगा। टेडी तुरंत सभी को आपूर्ति जांच पर तेजी से काम करने का आदेश देता है। उसे व्यस्त रखने के लिए नासा ने मार्क के संकेत को हरमीज से जोड़ दिया है और अब वे एक दूसरे को संदेश भेज सकते हैं। अगले दिन मार्क बगीचे को साफ करता है और विस्फोट द्वारा बनाए गए छेद को बंद करता है। उस रात वह बचे हुए आलू राशन करने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर एक और तूफान सुनकर उसका तनाव और बढ़ जाता है। पृथ्वी पर खगोल गतिकी विशेषज्ञ रिचिक सहकर्मी के साथ प्रोब के यात्रा समय पर चर्चा करते हैं। वह पृथ्वी और मंगल की खराब स्थिति पर एक चुटकुला बनाते हैं और इससे एक विचार उत्पन्न होता है। इसी बीच टेडी प्रोटोकॉल में ऐसे स्थान खोजने की कोशिश करते रहते हैं जहां वे समय कम कर सकें ताकि काम तेजी से हो सके। दिन 154 पर मार्क ने अपने भोजन को न्यूनतम कर दिया है और उन्हें दवाओं के साथ मिलाना शुरू कर दिया है। 4 हफ्तों बाद जांच अंततः तैयार होती है और नासा में सभी लॉन्च देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। पहले यह ठीक लगता है, लेकिन जल्दी ही वे एक बहुत बड़ी गगनचुंबी श्रृंखला पाते हैं और कुछ ही मिनटों में जांच फट जाती है। कमरे में माहौल तुरंत गिर जाता है और विंसेंट के आगे कठिन काम है मार्क को अपडेट देने का जब वह पूछता है। दिन 186 पर मार्क मेलिसा को एक संदेश भेजता है, यह अनुरोध करते हुए कि जब वह पृथ्वी पर लौटे तो उनके माता पिता की स्थिति जांचे और उन्हें मंगल पर उनके समय के बारे में सब कुछ बताए। वह चाहता है कि उन्हें पता चले कि वह उनसे प्यार करता है और उसने कुछ ऐसा करते हुए जान दी जो उससे बड़ा था, जिस पर उसे गर्व है। इस बीच चीन की राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन टेडी को एक साक्षात्कार के दौरान देखती है जिसमें वह बताते हैं कि जांच के समय में कटौती के कारण जांच असफल हो गई। चीन के पास एक अधिक उन्नत बूस्टर है जो नासा को तेजी से लॉन्च करने में मदद कर सकता है, लेकिन यह हमेशा गोपनीय जानकारी रही है, इसलिए अगर वे मदद करते हैं तो उन्हें इसे निजी रखना होगा और दुनिया में कोई भी यह नहीं जानेगा। जल्द ही टेडी को उनसे एक कॉल आता है और वह गोपनीयता समझौते पर सहमति जताता है। जबकि नासा के इंजीनियर 28 दिनों में एक और जांच तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, रिच अपनी गणनाएं पूरी करता है और विंसेंट से मिलने के लिए उड़ान भरता है, उसे बताने के लिए कि उसके पास एक बेहतर योजना है। विंसेंट एक बैठक आयोजित करता है और रिच अपनी योजना का दृश्य प्रदर्शन करता है, एक स्टेपलर, एनी और टेडी का उपयोग करके। इसके बजाय सीधे मंगल ग्रह पर जांच भेजने के बजाय वे चीनी बूस्टर का उपयोग कर हर्मेस को इंटरसेप्ट कर सकते हैं।
चालक दल आपूर्ति उठा सकता है और धरती के चारों ओर एक स्लिंग शॉट प्रभाव में उड़ान भर सकता है जो गति को बनाए रखेगा और उन्हें जल्दी से मंगल पर वापस भेज देगा ताकि वे मार्क को बचा सकें जिसे उनसे एमआईवी में मिलना होगा। हालांकि इससे क्रूज मिशन में 500 और दिन जुड़ जाएंगे। मिच को लगता है कि मेलिसा और अन्य लोगों को तय करने दिया जाना चाहिए कि वे इसे करना चाहते हैं या नहीं, लेकिन टेडी पूरे टीम को खोने का जोखिम नहीं लेना चाहता है और घोषणा करता है कि वे अपनी मूल योजना पर रहेंगे, रिच की योजना के बजाय। हार्मस पर बेथ एक एन्क्रिप्टेड संदेश पाती है और इसे डिकोड करके रिच की योजना का पता लगाती है। क्रू तय करने के लिए इकट्ठा होती है कि उन्हें क्या करना चाहिए और मेलिसा सभी को परिणामों की याद दिलाने के लिए एक क्षण लेती है। वे 1 और साल तक अपने परिवारों को नहीं देख पाएंगे और क्योंकि यह विद्रोह के रूप में गिना जाएगा उन पर कोर्ट मार्शल होगा। ये तो छोड़िए कि स्लिंग शॉट गलत हो सकता है और उन्हें सभी को मार सकता है, फिर भी चालक दल इसे करने के पक्ष में वोट करने में संकोच नहीं करता। नासा में वे बेथ से एक संदेश प्राप्त करते हैं जिसमें रिच के बारे में एक मजाक होता है उसके पहले कि वे हार्मिस को रास्ते से हटते हुए नोटिस करें। टेडी के पास एननी को प्रेस से बात करने के लिए भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं है ताकि वे उन्हें अपनी नई योजना के बारे में बता सकें। वह यह भी अनुमान लगाता है कि मिच ने गुप्त रूप से हार्मिस को जानकारी भेजी और उसे बताता है कि इस मिशन के बाद उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। दिन 219 पर मार्क रोवर को संशोधित करने का काम शुरू करता है क्योंकि उसे बहुत सारी चीजें ले जाने की आवश्यकता होगी ताकि वह उस गड्ढे तक की यात्रा में जीवित रह सके जहां दूसरा एमआईवी स्थित है। नासा अपनी लैब्स में वही परीक्षण चलाता है और उसे मदद के लिए अद्यतन जानकारी भेजता है। चीनी वैज्ञानिक बढ़ाने वाले पर काम करने के लिए नासा के कार्यालय आते हैं, हालांकि भाषा और संस्कृति के कारण कई संचार समस्याएं होती हैं। हार्मिस क्रू अपने परिवारों को बुलाता है ताकि उन्हें सूचित कर सकें कि उन्हें फिर से मिलने के लिए 500 और दिन इंतजार करना होगा। अंततः रोवर तैयार हो जाता है और मार्क उसे एक सवारी पर ले जाता है ताकि यह पुष्टि कर सके कि सब कुछ सही से काम कर रहा है। नया बूस्टर भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया और जांच बिना किसी समस्या के लॉन्च होती है। हार्मिस इसे पृथ्वी के पास पाता है और चालक दल इसे जहाज से जोड़ता है। 7 महीने बाद मार्क अंततः जाने के लिए तैयार होता है। वह अपनी अंतिम लॉग रिकॉर्ड करता है और हैम में सभी सिस्टम बंद कर देता है। फिर वह दीवार पर दिन 461 अंकित करता है और उस पर हस्ताक्षर करता है इससे पहले कि वह रोवर में सवार होता है। उसके आगे एक लंबी यात्रा है और उसे नियमित रूप से रुकना पड़ता है ताकि वह सौर पैनलों का उपयोग करके रोवर को चार्ज कर सके जो वह हैव से लाया है। वह उन क्षणों का उपयोग परिदृश्य की प्रशंसा करने और खुद को याद दिलाने के लिए करता है कि वह उन जगहों पर जाने वाला पहला व्यक्ति है। चार्जिंग समय के दौरान वह अपनी झपकियां भी लेता है। दिन 517 पर मिच और इंजीनियर एक समस्या का पता लगाते हैं। हार्मिस मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश नहीं कर सकता क्योंकि इससे उनके पास घर वापस आने के लिए पर्याप्त ईंधन नहीं बचेगा। एमआईवी केवल निम्न कक्षा तक पहुंच सकता है, इसलिए मार्क को गुरुत्वाकर्षण से बचने के लिए अतिरिक्त तेजी से जाना होगा। इसे प्राप्त करने के लिए उन्हें एमआईवी को 5000 किलोग्राम हल्का बनाना होगा। मिच सोचते हैं कि वे सीटें, नियंत्रण पैनल और यहां तक कि कुछ जीव निरीक्षक प्रणाली भी हटा सकते हैं। मार्क को सांस लेने के लिए अपने सूट पहनना होगा और हार्मिस चालक दल को बिना बैकअप संचार के एमआईवी को दूरस्थ रूप से नियंत्रित करना होगा। मामला और भी बदतर बनाने के लिए उन्हें नाक का एयरलॉक और खिड़कियां हटानी होंगी और उसके बजाय एमआईवी के ऊपर कैनवस डालना होगा। इस मिशन में विफलता की उच्च संभावना देने वाले कई जोखिम कारक हैं, लेकिन उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। जब वे योजना मार्क को भेजते हैं तो वह एफ शब्द का उपयोग करके उत्तर देता है। दिन 538 पर मार्क अंततः गड्ढे पर पहुंचता है और योजना की पागलपन के बारे में एक और लॉग रिकॉर्ड करता है। हालांकि वह यह भी स्वीकार करता है कि उसे यह पसंद है कि अंतरिक्ष यात्रा के इतिहास में सबसे तेज आदमी बनने की बात कैसी लगती है। फिर वह सभी संशोधनों पर काम करना शुरू कर देता है। एमआईवी के सभी हिस्सों को हटा देता है जब तक कि आवश्यक हिस्से ही नहीं बचते और शीर्ष को कैनवास से ढकना सुनिश्चित करता है। दिन 560 पर मेलिसा ने मार्क को बचाने की योजना की समीक्षा की। प्रत्येक चालक दल के सदस्य को यह सुनिश्चित करने के लिए एक काम सौंपा कि यह ठीक से हो। अगर कुछ भी विफल होता है तो वे अपने दोस्त के पीछे जाने के लिए हार्मिस से कूदने के लिए तैयार हैं। अगले दिन मार्क अपना आखिरी भोजन खाता है और भविष्य में रोवर को खोजने वाले अंतरिक्ष यात्री के लिए एक नोट छोड़ता है जिसमें उनसे इसे संभाल कर रखने को कहा गया है क्योंकि इसने उसकी जान बचाई। पृथ्वी पर लोग नासा की इमारत के बाहर और दुनिया भर के बड़े शहरों की सड़कों पर इकट्ठा हो रहे हैं ताकि बचाव मिशन को देख सके। अपनी दाढ़ी बनाने और बाल काटने के बाद मार्क सूट पहनता है और अंततः एमआईवी में बैठता है। अब क्योंकि हार्मिस काफी करीब है, वे टेक्स्ट भेजने के बजाय मार्क से कम्युनिकेशन के माध्यम से बात कर सकते हैं और वह अपने दोस्तों को वापस आने के लिए धन्यवाद देते हुए रोता है। मेलिसा काउंटडाउन करती है और एमआईवी बिना किसी परेशानी के उड़ान भरता है। हालांकि उड़ान के कुछ ही मिनटों के बाद कैनवास उखड़ जाता है और केबिन में दबाव बदल जाता है जिससे मार्क को चक्कर आते हैं और वह बेहोश हो जाता है। हार्मिस रिमोटली बूस्टर को बंद कर देता है और पता चलता है कि एमआईवी में ईंधन खत्म हो गया है जिससे यह मुख्य जहाज से योजनाबद्ध दूरी से अधिक दूर हो जाता है। क्रू इसे अपने बैकअप ईंधन का उपयोग करके ठीक कर सकता है, हालांकि इससे गति बहुत तेज हो जाएगी जो अवरोधन के लिए सही नहीं होगी। उसी समय मार्क जागते हैं और उन्हें बताते हैं कि वह ठीक है अगर उनकी टूटी हुई पसलियों की गिनती न की जाए। जब उसे समस्या के बारे में पता चलता है तो वह एक नई योजना का प्रस्ताव देता है। वह अपने सूट को छेद सकता है और बाहर निकलती हवा का उपयोग थ्रस्टर के रूप में करके हार्मिस की ओर उड़ सकता है। यह एक खराब योजना है, लेकिन यह मेलिसा को एक समान विचार से प्रेरित करती है। वे एक एयरलॉक को उड़ा सकते हैं और बाहर निकलती हवा उन्हें जरूरी धक्का देगी। यह बहुत जोखिम भरा है, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं है, इसलिए मेलिसा एलेक्स को कॉल करती है और उससे बम बनाना शुरू करने के लिए कहती है। जहाज की आपूर्तियों का उपयोग करते हुए, जिसमें साधारण शक्कर शामिल है, एलेक्स डायनामाइट से भी शक्तिशाली बम बनाता है। क्रिस इसे एयरलॉक पर सेट करता है और फिर तैरते हुए दूर चला जाता है। कॉकपिट में गणनाएं दिखाती हैं कि दूरी में अभी भी एक छोटा अंतर होगा, इसलिए मेलिसा घोषणा करती है कि वह बाहर जाएगी और जल्दी से स्पेस सूट पहनने लगती है। जब बम आखिरकार फटता है, एयरलॉक नष्ट हो जाता है और वांछित प्रभाव उत्पन्न होता है। जब हार्मिस एमआईवी के जितना करीब हो सके पहुंच जाता है तो क्रिस मेलिसा को जोड़ देता है ताकि वह मार्क को बचाने के लिए स्पेस वॉक कर सके। दुर्भाग्यवश रस्सी पर्याप्त लंबी नहीं होती, इसलिए मार्क को अपनी ही योजना पर काम करना पड़ता है। वह अपने सूट को छेदता है और हवा तुरंत उसे इधर उधर धकेलने लगती है। वह नियंत्रण पाने की कोशिश करता है, लेकिन अंततः उसे एमआईवी से बाहर निकलने में सफल हो जाता है। अपने दल द्वारा गणनाएं करने के बाद मेलिसा अपने रास्ते को ठीक करती है और मार्क को पकड़ने की कोशिश करती है जब वह पास से गुजरता है, लेकिन वह बहुत तेजी से जा रहा होता है और उनके हाथ केवल टकराते हैं।
शुक्र है कि वह रस्सी पकड़ने में सफल होता है और मेलिसा उसे खींचना शुरू करती है जब तक कि वे अंततः मिल नहीं जाते। दल उन्हें अंदर खींचता है और पृथ्वी को सूचित करता है कि मिशन सफल हुआ और पूरी दुनिया में लोग जश्न मनाते हैं। एक बार जब मार्क इस अनुभव से उबर जाते हैं और फिर से स्वस्थ हो जाते हैं तो वह अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवारों के लिए एक जीवित रहने के प्रशिक्षक बन जाते हैं। 3 साल बाद मंगल के लिए एक नया मिशन सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया जाता है। सुनिश्चित करें कि आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।